हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे 12 का फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आज का टॉपिक है अपना लेंज लॉ। कल पढ़े थे हम लोग फैराडे लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो आज का टॉपिक है लेंज लॉ। लेंज लॉ, ठीक है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है? फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ लूप, लेंज डिवाइस अ रूल व्हिच गोज बाय इट्स नेम, लेंज लॉ। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? लेंज लॉ से। तो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं लेंज लॉ का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, फॉर इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड current in a circuit is such that magnetic field produced by induced current opposes the change in magnetic flux, ठीक है, that induce the current, ठीक है। The direction of induced EMF is same as that of induced current। तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, इंड्यूस्ड करंट का और इंड्यूस्ड EMF का। The direction of induced EMF is same as that of induced current, In short, induced EMF tends to set up the current. The action of opposes the change that causes it। ठीक है, तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ध्यान से। क्या बोलते हैं लेंज लॉ? क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इन अ सर्किट इज सच दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड करंट opposes द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अगर डायरेक्शन होगा उसको ये ओपोज करेगा। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ये लेंज लॉ है तुम्हारा। ठीक है, तो इसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे डेली लाइफ में। तो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। ठीक है, फर्स्ट है मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स अ लूप। मोशन ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ लूप। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू गेट अ फील फॉर लेंज लॉ, लेट अस कंसीडर अ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप। तो एक लूप बना देता हूं पहले, ये आपका लूप हो गया। ठीक है, इसमें से आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और ये साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ये आपका एक्सिस है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है,
इसके अलोंग मैग्नेट लाऊंगा नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज है ऐसे, ठीक है। ये आपका व्यू है। तो एज द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द लूप अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप। अगर ये मैग्नेट को इसके पास में लाऊंगा तो इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लो, एज मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द लूप a current is induced in the loop, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट इन द लूप प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक डाइपोल को क्रिएट करता है। द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक डाइपोल, produces a magnetic dipole, ठीक है। यहां तक लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूं, ठीक है। तो अभी क्या बता रहा हूं, मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स अ लूप। ये आपका लूप क्रिएट कर दिया हूं, ये आपका लूप है। इसके पास में कौन सा मैग्नेट ला रहा हूं, परमानेंट मैग्नेट। तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, देखो यहाँ पे लिख दिया इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आपका लेंज लॉ का इफेक्ट है। तो डाइपोल इज ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है ना, इसके स्पीड को कम करता है मैग्नेट के, ठीक है। तो लिख लो, द डाइपोल इज ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट it opposes the motion of magnet, thus the loop north pole must faces the approaching north pole of the magnet so as to repel it, ठीक है। अगर ये रिपेल करना है तो ये नॉर्थ पोल ऑफ द लूप ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब आना चाहिए, तभी तो रिपेल करेगा ना। सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो वही पॉइंट बोल रहा है कि रिपल्सन के लिए क्या चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। Thus the north pole must face the approaching north pole to repel it. Thus the loop's north pole must face approaching north pole of magnet so as to repel it, ठीक है। the curved right hand side of magnetic dipole for magnetic field will produce the direction of induced current in the loop। ये राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो कर्व, ये भी पॉइंट लिख लो, द कर्व राइट हैंड रूल फॉर मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फील्ड will provide the direction of induced current. The direction of induced current, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट
ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन था इंड्यूस्ड करंट का, तो इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी काउंटर। तो ये पॉइंट लिखो, द इंड्यूस्ड करंट in the loop will be counter clockwise direction। तो राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना जी, उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर यही मैग्नेट को मैं पास में लाया हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दूर ले जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, इफ मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द लूप current will again be induced in the loop such that loop will have a south pole facing the retreating the north pole and will oppose the retreat its direction। if magnet is pulled away from the loop, a current will again be induced in the loop in such a way that loop will have a south pole facing retreating north pole। retreating the north pole and will oppose retreat by attracting it। ठीक है, इंड्यूस करंट इन लूप विल नाउ फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बस इतना काफी है। फिर पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन इन लेंज लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लेंज लॉ, तो इसके अंदर भी एनर्जी कंजर्व होता है। द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट में बी आइदर मोशन ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्टेशनरी सर्किट। तो ये तो पहला पॉइंट बता रहा कि कैसे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेट को रोटेट करो या मूव कराओ या कॉइल को मूव करो या मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करो, ये तीनों तरीके से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये लिख लो पॉइंट, द कॉज of induced current may be either one motion of a conductor। ठीक है, कंडक्टर को मूव कराओ इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। या दूसरा पॉइंट क्या होगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को भी बोलते हैं, द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्टेशनरी सर्किट। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम लोग इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, in first case direction of induced current in the moving conductor is such that direction of thrust exerted on the conductor by magnetic field is opposite the direction of motion, thus opposes the motion of the conductor। तो ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं फर्स्ट केस के बारे में। ठीक है ना, मतलब पास में ले जाएंगे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो कंडक्टर को पास में ले जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज मूव कराएगा, दूर ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। केस 2 में देखो,
current set up in the magnetic field of its own within the area of bounded by the circuit. ये वाला पॉइंट बताता हूँ. इसमें क्या बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर के फ्लक्स को कट कर रहा है तो भी डायरेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है. तो ये पॉइंट लिखो. इन सेकेंड केस करंट set up a magnetic field of its own which within area bounded by circuit is. तो फर्स्ट पॉइंट है opposite to the original magnetic field if this field is increasing. ठीक है, तो इंड्यूस करंट की वैल्यू को अपोज करेगा ये, या अपोजिट होगा उसका, अपोजिट टू ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड if this field is increasing. ठीक है, राइट ऑल हो गया जरा. ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, दूसरा पॉइंट है बट, यहाँ पे लगा दो बट, इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल फील्ड. ठीक है, ओरिजिनल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा. इन द सेम डायरेक्शन एज ओरिजिनल फील्ड, if field is decreasing. ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अक्रॉस भी करंट होता है. Thus, if the change in flux through the circuit which is opposed by the induced current. ये जरूरत नहीं है. अभी नेक्स्ट पॉइंट है, Lenz law follow directly from the conservation of energy. If the induced current flow in the circuit such that direction, it helps the cause that produce it. It will soon and find the induced current and magnetic flux penetrating the loop will lead to the infinite growth. तो ये क्या बोलता है कि अगर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ तो जितना अपोज करेगा उतना ही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर. ठीक है, तो इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, या लेंज लॉ कंजर्वेशन एनर्जी. ठीक है, ये लिख लो, फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ. तो नेक्स्ट टॉपिक है, इनके बीच में रिलेशन भी निकालना है. लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ. तो देखो, फर्स्ट फैराडे लॉ विथ स्पेशल अटेंशन टू द नेगेटिव साइन. तो आपका ये फैराडे लॉ हो गया, फर्स्ट वाला फैराडे लॉ. ये क्या हो गया, E इक्वल टू माइनस d∅/dt. ठीक है ना. EMF क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है ना, तो उसको अपोज करता है, इसलिए नेगेटिव साइन है. कंसीडर दैट एरिया A ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप इज फिक्स्ड एंड ओरिएंटेड पैरेलली. ठीक है, एरिया मान लिया लूप का A, मान लो ये लूप है. ठीक है, कैसा भी होगा उसका एरिया A मान लिया, तो एरिया इज A. ठीक है, लूप एरिया. ठीक है, इसका थीटा जो है वो आपका 0 है, मतलब एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड B. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B इंक्रीज विथ टाइम. तो B इंक्रीज होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये टाइम है. टाइम को छोटा t से लिखता हूं. ठीक है, यूजिंग द डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स फैराडे लॉ कैन बी रिटन एज. तो फ्लक्स के अनुसार E इक्वल टू क्या हो गया,
माइनस डी अपॉन डी टी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया पे डिपेंड करता है। इसका मतलब फाई इक्वल टू बी डॉट ए। तो कॉस 0 1 होता है ना, ए कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेता हूँ, तो E इक्वल टू माइनस एरिया कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा dv बाई dt। यहाँ तक क्लियर है? तो RHS नेगेटिव साइन है, एरिया इज पॉजिटिव, सो dv बाई dt इज पॉजिटिव, सो B इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसे क्लॉकवाइज करेंगे, जैसे जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, ऐसे टाइट करते हैं क्लॉकवाइज ना, तो इसको स्क्रू ड्राइवर की तरह से डायरेक्शन देंगे, ऐसे डायरेक्शन देंगे इसको, ठीक है ना, ऐसे। तो ऐसे करते तो अंदर जाता है, बाहर निकालेंगे तो स्क्रू बाहर आती है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो उसके थ्रू डायरेक्शन देंगे इसको। देखो अभी इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, स्क्रू ड्राइवर की जैसा इसका डायरेक्शन होता है, तो ये लिख लो, द स्क्रू ड्राइवर rule fixes the positive sense of circulation, ठीक है, around the loop, as the clockwise direction, ठीक है, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसा देगा। As the sense of induced current in the loop is clockwise direction, the sense of induced EMF is negative. That LHS is needed a negative quantity to the equal to the right hand side. So negative sign in the equation is incorporate Lenz law into the Faraday. So E equal to minus d phi by dt. तो एक दूसरे को रिलेट कर देता है, लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ। ये लिख लो, हम लोग पढ़ेंगे फिर फ्लक्स ऑफ द फील्ड। देखो नेक्स्ट है भाई, देखो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्स ऑफ द फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फील्ड भी क्रिएट करेगा, तो फ्लक्स ऑफ फील्ड, ठीक है। तो direction is aligned to the element of the area such that curve bounded the area is transferred direction to the arrow। तो देखो इसका अगर मैं डायरेक्शन बना दूं ऐसा, ये आड़ा टेढ़ा कैसे ही बना दो, तो ये आपका DA है, ठीक है, इसमें से करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फिर ये फर्स्ट डायग्राम हो गया, सेकंड मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, तो इसमें छोटा एरिया ले लो DA, ये आपका S है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। A small area of element DA bounded by the curve, consider the anti-clockwise direction, ठीक है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और राइट हैंड साइड में क्या है जी, फाइनाइट सरफेस S, ये आपका फाइनाइट सरफेस है S, यहाँ तक लिख लो। फिर क्या है, सपोज द एलिमेंट DA इज सिचुएटेड इन मैग्नेटिक फील्ड B, देन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसको d phi से रिप्रेजेंट करते हैं, d phi इक्वल टू b डॉट DA, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आएगा, तो BA DA cos थीटा, ठीक है, is called flux of the B through the area D, and angle is the direction of magnetic field and direction aligned to the area। तो ये आपका d phi का फॉर्मूला हो गया B into DA cos थीटा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल इंटीग्रेटिंग d phi is equal to B बाहर ले लो, इंटीग्रेशन DA cos of थीटा, ठीक है। और ये cos 0 कितना होता है 1, तो ये वैल्यू 1 हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करो तो phi इक्वल टू B इंटू A मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल वैल्यू मिल गया इंटीग्रेट करने से। अभी देखो अगर फ्लक्स टाइम के अनुसार चेंज होगा तो फ्लक्स इंटू T इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
b इज द फंक्शन ऑफ t इंटू डी ऑफ a। तो इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी, और ये डी हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ विल बी वोल्ट। तो E का यूनिट क्या है, वोल्ट, और फाई का यूनिट क्या है, वेपर, याद रखना। और टाइम का यूनिट तो पता ही है, सेकेंड होता है। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या होता है, लीनियर मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर को हम लोग लीनियरली मूव करेंगे। तो इसके लिए पहले एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर कंडक्टर को स्लाइड करेंगे, ठीक है। इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये प्लस मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड मतलब। ठीक है, नाम लिख देता हूँ ए बी सी डी। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, इसका लेंथ क्या हो गया, एल। इसको वेलोसिटी v से बाहर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है, इसका इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है इनवर्ड, ठीक है। इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप होता है, और ये माइनस साइन से डिनोट करेंगे। तो प्लस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। प्लस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, ठीक है। तो देखो इसमें बताया है कि सी शेप्ड फ्रेम ऑफ वायर ABCD ऑफ एरिया LX। ABCD इसका रेक्टेंगुलर शेप है, इसका एरिया है, एरिया ऑफ ABCD इज लेंथ इनटू विड्थ। क्या पूरा इसका लेंथ हो गया L, और ये आपका x हो गया, ये x डिस्टेंस। तो लेंथ इनटू x जो हो जाएगा एरिया देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इज सिचुएटेड इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये आपका इनवर्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है। तो BC, ये जो अपना स्लाइड है, स्लाइड का नाम B और C रखा है ना, ये वाला आपका B पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग मूव करवाएंगे। तो लिख लो BC इज कंडक्टिंग वायर दैट स्लाइड्स ऑन द फ्रेम पैरेलल टू AB। यहाँ पे लिखो BC इज कंडक्टिंग वायर दैट स्लाइड्स ऑन फ्रेम पैरेलल टू AD, ठीक है। तो ये जो BC साइड है AD के पैरेलल स्लाइड हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला D पॉइंट। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ तक क्लियर है।
As the wire BC of length is moved out with the velocity v to increase x, the area of the loop increases. अगर लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करूँ, मतलब ये पॉइंट को स्लाइड करूँगा आगे साइड, तो एरिया भी इंक्रीज होगा. As wire BC of length L is moved out with velocity v to increase x, area of loop ABCD increases. ठीक है. Thus the flux of B, so the loop increases with time. तो फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होता है. thus flux of B through loop increases with time. Increases with time. ठीक है. According to the flux rule, induced EMF will be equal to the rate of change of magnetic flux through the coil. ठीक है, ये तो पता ही है. तो E इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी. EMF कितना इंड्यूस होगा? जितना फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना. ठीक है. तो फ्लक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा जी? फ्लक्स का वैल्यू है B इंटू ए. तो ए क्या है तुम्हारा? लेंथ इंटू विड्थ ना, L इंटू एक्स. मतलब A का वैल्यू मैं डाल दिया हूँ L इंटू एक्स. यहाँ तक क्लियर है? ये लिख लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ. तो ये फाई का जगह पे BLX डाल देता हूँ. तो BLX क्या मिलेगा? E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा तो इसमें डायरेक्शन मत लेना. ठीक है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, सिर्फ वैल्यू लेना है. तो डी बाई डी टी. तो फ्लक्स की जगह पे क्या डालना है? BLX. यहाँ पे आ जाएगा BLX. ठीक है. तो बाहर आ जाएगा BL, फिर dx बाई dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं ना. तो E इक्वल टू BL V आ जाएगा. V क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी. ठीक है. और L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. और B मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये फॉर्मूला याद रखना है. E इक्वल टू, अगर मूविंग कंडक्टर है तो फॉर्मूला क्या आएगा? EMF का B इक्वल टू BLV, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो अभी देखो नेक्स्ट. चार्ज Q इज कैरीड अलोंग बाय द मूविंग वायर BC. तो ये जो BC है ना कंडक्टर, उसके अंदर अगर मान लो चार्ज Q है तो एक्सपीरियंस लॉरेंट्ज फोर्स. तो उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स. वो एक्सपीरियंस करेगा. चार्ज Q which is carried along by moving wire BC. Experiences Lorentz force F. ठीक है. F इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू V क्रॉस B. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है. वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई किया. ठीक है. विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B. विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ velocity and magnetic field B. Hence parallel to BC and hence parallel to wire BC. Thus force is constant along the length L with BC and 0 elsewhere. ठीक है. अगर कांस्टेंट है तो B का वैल्यू 0 भी बोल सकते हैं अगर पैरेलली है तो.
ठीक है, when the charge q move the distance l, the work done will be, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना एल। तो इसके अंदर एफ का वैल्यू डाल दो इक्वेशन 1 से, ये वाला, तो ये क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एल, लेंथ, बराबर है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट उसमें साइन थीटा आता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, ईएमएफ जो होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है। बच्चों में पढ़े थे ना, एक पॉइंट से अगर कोई चार्ज को लाऊंगा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो वोल्टेज क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, यहाँ पे वोल्टेज को ई बोला हूँ, समझा। तो ई इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो ये डब्ल्यू का वैल्यू इसके अंदर डाल दो, तो ये क्या मिल जाएगा, क्यू वी बी एल साइन थीटा अपॉन क्यू, तो ये क्यू से क्यू कैंसल, तो ईएमएफ का वैल्यू क्या आया, वी बी एल साइन थीटा, ठीक है, ये लिख लो। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्लक्स इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वायर लूप एंड कांस्टेंट स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट्ज फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन बाय, तो नेक्स्ट है लॉरेंट्ज फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक वायर या चार्ज, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिकल चार्ज is given by F equal to Q into electric field plus V cross V, ठीक है। There is no special force due to changing magnetic field. Any force on charge at rest in stationary will come from E. Faraday observation lead to observation. Electric and magnetic field are related to the new law. तो इसमें देख सकते हो, ये लॉरेंट्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में रिलेट कर दिया, ठीक है। तो इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, ठीक है, विथ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड आर जनरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज दिस इलेक्ट्रिक विद द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द कंडक्टर, ठीक है। यही पॉइंट को बार बार बोल रहा है। अभी ये लिख लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। अगर मैं कंडक्टर को रोटेट करूंगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट टाइप देखेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ में, जब हम लोग मूव करेंगे कंडक्टर को तब। तो सेकंड केस क्या है, मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार, मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना लो, इसको एंगल थीटा पे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, इसको पाइवोट बोलते हैं, ठीक है। इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, ठीक है। तो ये देखो, रोटेटिंग बार इज डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम द स्लाइडिंग बार, तो ये अपना डिफरेंट है पहले वाला कंडीशन से। रोटेटिंग बार इज डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम स्लाइडिंग बार, ठीक है। कंसीडर द स्मॉल सेगमेंट डी आर, तो यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट एक ले लो जिसको डी आर बोल रहे हैं, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द पाइवोटेड, ये पूरा लेंथ इसका
एल है, लेकिन ये सेगमेंट का डिस्टेंस आर है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो v वेलोसिटी है, इसको v वेलोसिटी से रोटेट करा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड b है। ठीक है, तो बाय इमेजिंग ऑल द सेगमेंट एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, d का फॉर्मूला क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू बी वी डी आर। फॉर्मूला अभी बताया था ना, E इक्वल टू बी एल वी। ठीक है, तो एल अगर चेंज हो रहा है तो ई भी चेंज होगा, तो D इज इक्वल टू बी वी डी आर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट है टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ। टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड क्या मिलेगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ D इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी वी डी आर। तो E आ जाएगा इसका आंसर, और B है, और हमको पता है V इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा होता है इन सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में। वेलोसिटी जो होता है एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे डाल दो B के जगह पे R इंटू ओमेगा इंटू डी आर, तो B इंटू ओमेगा इंटू R इंटू डी आर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा जी, 0 से L तक इंटीग्रेट करना है, तो E इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, 0 से L। ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। तो यहाँ पे E का फॉर्मूला क्या है, बी ओमेगा एल स्क्वायर, जब रोटेट करेंगे रॉड को तब। यहाँ तक लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ।